हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ सवाल। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल किए थे। चेंज ये है कि आज जो पैसेज मैं लेकर आया हूँ ये थोड़े से और ज़्यादा लंबे होंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न बैंक से मैच करेगा और ये मैं अपने मन से नहीं लेके आ रहा। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये इसी साल के मतलब 2024 के स्टेनोग्राफर के 2024 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, मतलब ये प्रीवियस ईयर सवाल है, स्टेनोग्राफर में आया हुआ सवाल है। क्या ये बाकी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है? 110% रिलेवेंट है। आप आगे एसएससी का कोई भी पेपर देने वाले हो जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपको इससे अंदाजा होगा कि एसएससी सवाल कैसे पूछती है, आपको ये अंदाजा होगा कि कैसे उसको शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में टैकल किया जा सकता है विद 100% एक्यूरेसी। अब जो बच्चे पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पुराने उन्हें तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाने का मेरा तरीका ये होगा कि पहले हम सवाल पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैसेज को रीड करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को का सोल्यूशन देखेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो 3 स्टेप में काम होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर हम पैसेज को रीडिंग करेंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस का सोल्यूशन। तो स्ट्रेट अवे कूदते हैं अपने सवाल पे बिना टाइम ज़ाया किए। ये हमारा पैसेज है, इस पे आएंगे हम वापस। पहले सवाल देख लेते हैं। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। आपके पैसेज का सबसे जरूरी टाइटल क्या हो सकता है, ये बिना पैसेज पढ़े हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। सेकंड में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वायबल। पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया है वायबल, हमसे पूछा गया है कि उसका एंटोनिम बताइए, सिनोनिम नहीं, हमसे पूछा गया उसका एंटोनिम बताइए। आगे आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या है, आपसे ये पूछा गया है। अगला व्हाट इज द मेन चैलेंज फेसिंग द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, जिन बच्चों ने पहले मेरे मार्क्स बूस्टर सीरीज के वीडियोस देखे हैं या पिछला वीडियो भी अगर आपने देखा है तो उन सब में मैंने एक चीज बताई है आपको कि हर सवाल में एक कीवर्ड होता है, खास करके जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना है कि जिस दरमियान आप सवाल पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, आपको उस कीवर्ड को नोट कर लेना है। इससे होगा ये कि जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, अगर ये कीवर्ड पैसेज में आपको कहीं दिखा तो आपका माइंड तुरंत अटेंटिव हो जाएगा कि मुझे यहाँ कहीं आंसर मिलने वाला है। इससे पैसेज पढ़ते टाइम आपके दिमाग में ये लोड नहीं रहेगा कि सवाल कहां से पूछा गया, कहां से नहीं पूछा गया। आपको पैसेज दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ में एक्यूरेसी के 100% चांसेस होंगे। इसीलिए हमेशा कीवर्ड नोट करना है। देखो मैं लिख रहा हूं ना हर सवाल के बगल में, तो जितना शॉर्ट तरीके से लिख सको उतने शॉर्ट तरीके से हर सवाल का कीवर्ड अपने कॉपी पे लिख लो। जब एग्जाम में आप बैठोगे हॉल में तो आपको एक एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड किया जाता है, आप उस पर लिखो कि कौन सा कीवर्ड है। तो इस लिखा था व्हाट इज द मेन चैलेंज फेसिंग द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यहां क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है चैलेंज किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का। लिख लिया हमने शॉर्ट में, ठीक है। अगला है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ओवर फॉसिल फ्यूल्स। अब यहां पे क्या पूछा गया है कि एडवांटेज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का। अब बात को समझना, देखो यहां पे हमसे 5 सवाल पूछे गए, उसमें से पहला सवाल ये था कि टाइटल क्या है, ये तो बिना पैसेज पढ़े हमें समझ में नहीं आएगा। दूसरा वाइबल वर्ड वो कैब है, तो इसके लिए पैसेज हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला है टोन ऑफ द पैसेज, बिना पैसेज पढ़े हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जहां पे पूछा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्या चैलेंजेस हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के क्या एडवांटेजेस हैं, ये दोनों कीवर्ड आपको याद रखने हैं जब हम पैसेज पढ़ रहे होंगे। अगर हमें कहीं ऐसा कोई पैराग्राफ मिले या ऐसा कोई लाइन मिले जहां पे चैलेंजेस का जिक्र किया गया हो तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उसी में होगा। अगर हम पैसेज पढ़ने के दौरान हमें कहीं एडवांटेजेस जैसा कुछ मिल गया कि रिन्यूएबल एनर्जी की पॉजिटिव चीजें गिनाई जा रही हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर वहीं मिलेगा। इसीलिए चीजों को नोट करना है, कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने 2 कीवर्ड निकाले हैं, एक है चैलेंज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, दूसरा है एडवांटेज क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का। आइए अब हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है द टॉपिक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एज कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू ग्रो। इसके पहले कि मैं इसका हिंदी बताऊं आपके लिए आसान करूं चीजें, एक बार आप पहले क्वेश्चन देख लो ताकि अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो पहले कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मतलब पेज नंबर 1 था पैसेज का, ये पेज नंबर 2 है पैसेज का। आप यहां पे वीडियो पॉज करके अपना आंसर ट्राई कर लेना, ठीक है। सवाल मैंने पहले आपको बता दिए थे। अब क्या है, लिखा है द टॉपिक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एज कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू ग्रो। जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टॉपिक है ना, वो लगातार बहुत जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि कंसर्न्स जो है, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, वरीज, ठीक है। सो जो कंसर्न्स हैं क्लाइमेट चेंज के और जो डिप्लीशन है, डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना, किसी चीज का वीकन होना, ठीक है। सो जो डिप्लेशन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल कोल है, उस
वो पहले तो बहुत अबंडेंस में था, पर अब वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। जैसे वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लोगों की जो चिंताएं हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके वो बढ़ती जा रही है। Renewable energy sources such as solar and wind power have the potential to provide a clean and sustainable source of power for the world's growing population. लिखा हुआ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है, जैसे कि सोलर हो गया, पावर हो गया या विंड पावर हो गया, उनमें ये पोटेंशियल है कि वो एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर बन के दुनिया के सामने है। सस्टेनेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, कोई ऐसी चीज जो अभी तुरंत खत्म ना हो, बहुत सालों तक चले, उसको सस्टेनेबल कहते हैं। जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से आप जिसको देख रहे हो उसको सस्टेनेबल कहते हैं। तो लिखा है कि सोलर और विंड पावर जो है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स हैं जिनको आप एज अ क्लीन एनर्जी एंड एज अ सस्टेनेबल एनर्जी देख सकते हैं। बहुत सालों तक की प्लानिंग इसको लेके की जा सकती है। ठीक है, अगर आपको ध्यान आ रहा है, जो बच्चा लगातार मुझे फॉलो कर रहा है, मार्क्स बूस्टर सीरीज में मैंने कई सारे आपके पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस कराए हैं, कई सारे आरसी के क्वेश्चंस कराए हैं, कई सारे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन कराए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 से 4 ऐसे पैसेज थे जो मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही कराए थे। वो सारे के सारे मैंने द हिंदू के डिफरेंट आर्टिकल से उठाए थे। अब यहां से 2 बातें जरूरी है। पहला ये कि द हिंदू आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी कंटेंट द हिंदू से निकाल रहा हूं, और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि एग्जैक्टली वैसा ही पैसेज आया है, विच मीन्स डेफिनेटली द हिंदू से इसको भी उठाया गया। तो यहां से समझो द हिंदू के क्वेश्चंस करने कितने जरूरी हैं। दूसरा ये सोचो मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं कि मैंने एसएससी का पेपर पहले प्रेडिक्ट कर दिया, और ये स्टेनोग्राफर के पहले का पेपर है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ये सारी चीजें मैंने 3-4 बार एक्सप्लेन किया रिन्यूएबल, मतलब मुझे रटा गया भाई आगे क्या आने वाला है, इतनी बार हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, या ऐसा है कि जो चीज पढ़ाई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हल्के में मत लेना भाई, मुझे बड़ा डेंजरस आदमी होता जा रहा हूं मैं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, शेयर लक कि मैंने जो पढ़ाया वो आ गया। पर आरसी तो कोई नहीं कर सकता। आप कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नेगेटिव देखने की आदत है, वो बोलेगा ये पक्का पेपर सेट करता है। नहीं भाई, वो मैं नहीं हूं जिसको अभिनय सर ढूंढ रहे हैं। मैंने पेपर सेट नहीं किया है, ठीक है, ना ही मैंने पेपर लीक करवाया है। द हिंदू इंपॉर्टेंट है, बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, द हिंदू इंपॉर्टेंट है। लगातार रीडिंग करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, उसके वोकैब करिए, आपके लिए काम 50% वही करके दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एज फॉसिल फ्यूल्स। लिखा हुआ है कि इसका जो मेजर एडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी का वो ये है कि इसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है और कंस्ट्रेंट नहीं। कंस्ट्रेंट मतलब होता है किसी चीज की कमी की बचा बचा के आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो किसी चीज की सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं है फॉसिल फ्यूल्स के जैसा। क्या आपको कीवर्ड एडवांटेजेस याद आया? अभी देखो आपको दिमाग में तुरंत चमका होगा, क्यों जरूरी है कीवर्ड लिखना। हमने उधर क्वेश्चन में एडवांटेजेस लिखा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था मेरे में तुरंत आया कि एडवांटेजेस तो पढ़ा है। अच्छा, एडवांटेजेस किसका पूछा था? रिन्यूएबल एनर्जी का। इसका मतलब क्या हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। क्या लिखा हुआ? वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एज फॉसिल फ्यूल्स। आ जाओ हमारे सवाल पे, हम सॉल्व भी कर लेंगे साथ साथ में। हमें एडवांटेज पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्या लिखा है कि द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विल इवेंचुअली रन आउट। इवेंचुअली रन आउट का मतलब है कि वो खत्म हो जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, हमने पढ़ा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब विंड एनर्जी, सन एनर्जी। अगर ये एनर्जी खत्म हो जाएगा इसका मतलब सूरज खत्म हो जाएगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। अगला, इट इज चीपर देन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। हमने ये नहीं पढ़ा है, हमें पूछा जा रहा है एडवांटेजेस। अगला, इट इज नॉट लिमिटेड बाय द सेम सप्लाई कंस्ट्रेंट्स एज फॉसिल फ्यूल्स। देखो यही वाला चीज एग्जैक्टली हमने वहां पढ़ा था ना कि सप्लाई कंस्ट्रेंट है फॉसिल फ्यूल्स का, तो हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। अभी समझ रहे हो कीवर्ड लिखना कितना जरूरी है और कितनी जादुई तरीके से कीवर्ड से आंसर आता है। Unlike oil, coal and natural gas, which are finite resources that will eventually run out, renewable energy sources like solar and wind power will never run out. लिखा हुआ है कि अगर आप तेल यूज करते हो या कोयला यूज करते हो, नेचुरल गैस यूज करते हो, ये फाइनाइट रिसोर्सेज है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम के रिसोर्सेज है, फाइनली वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, एडिशनली renewable energy sources do not produce the greenhouse gases that are responsible for climate change, making them a much more environmentally friendly option. लिखा हुआ है कि इसी के साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो कोई ग्रीन हाउस गैस भी नहीं छोड़ता। मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑब्वियसली हमारा जो पोल्यूशन है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैसेस, वो एमिट नहीं करते रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो एक फायदा ये भी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिस्पाइट द, थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं क्लीन कर दे रहा हूं। क्या लिखा हुआ है आगे? डिस्पाइट द क्लियर बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, देयर आर स्टिल सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट नीड टू बी ओवरकम इन ऑर्डर टू
फॉर इट टू बिकम अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ पे दो सवाल के जवाब हमें इकट्ठा मिल रहे हैं। देखो फिर से हमने वहां पे कीवर्ड लिखा था चैलेंजेस, हमसे पूछा गया था क्या चैलेंजेस है। दूसरा क्या याद आ रहा है आपको, वाइबल को पूछा गया था कि वाइबल को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम लोग, या उसका सिनोनिम एंटोनिम कुछ पूछा गया था, वाइबल वर्ड आया था वहां पे, आई थिंक एंटोनिम पूछा गया था। सो यहां पे बोला जा रहा है वाइबल का एंटोनिम बताइए और क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले। अब देखो वाइबल का एंटोनिम तो हम सेंटेंस से भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चैलेंजेस वाला जो सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। आगे देखते हैं चैलेंजेस की बात की गई, क्या चैलेंजेस है। One of the main challenges is the cost of renewable energy, which is currently higher than traditional fossil fuels. अब हम लोग अगर जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं वो इतने खराब है, या जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, अगर वो इतना अच्छा है तो हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं कूद जा रहे उसको यूज करने। हम तो यूज कर ही सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत महंगे आते हैं। अगर आप सोलर एनर्जी को यूज करना चाहते हैं तो वो बहुत महंगा है, अगर आप विंड एनर्जी को यूज करना चाहते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत महंगा है। तो जो प्रॉब्लम है इसके अडॉप्टेशन में वो ये है कि इसमें अडॉप्शन में, नॉट अडॉप्टेशन में, इसके अडॉप्शन में प्रॉब्लम ये है कि इसका कॉस्ट बहुत होता है। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि एक चैलेंज क्या है, अभी हमने पढ़ा कि कॉस्ट एक चैलेंज है। तो बोल रहा है व्हाट इज द मेन चैलेंज फेसिंग द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पहला, अबंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द वर्ल्ड, कि जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, कोयला वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, ये इतने हैं कि ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे, ये नहीं। अगला है कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज करेंटली हायर देन ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। ये हो सकता है, यही हमारा आंसर इनफैक्ट। 3 नंबर देखते हैं, इनसफिशिएंट डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज नहीं करना चाहता, नहीं ये बात नहीं, यूज नहीं करना चाहता, पैसे नहीं होते। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास लेबर ही नहीं है। ये इररिलेवेंट हमारे पैसेज में कहीं नहीं बोला गया था, घर से आंसर लेके नहीं आ सकते। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे। However, as technology continues to improve and economies of scale are achieved, the cost of renewable energy is expected to decrease. लिखा हुआ है however, however का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो रहा है और इकोनॉमीज जो है वो स्केल कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉस्ट है वो उम्मीद है कम होता जाएगा। Another challenge is the need for reliable and efficient energy storage solutions, which are essential for the widespread adoption of renewable energy. लिखा हुआ है कि एक दूसरा चैलेंज भी है इसमें। दूसरा चैलेंज ये है कि इसको स्टोर कहाँ करें। मान लो जैसे आज हमने हार्नेस कर लिया विंड एनर्जी को, या आज हमने हार्नेस कर लिया आपके सोलर एनर्जी को, उसको स्टोर कहाँ करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने जितना मेगावाट निकाला आज ही के आज ही यूज कर लेंगे, और कल अगर सूरज नहीं होगा तो, कल अगर हवा नहीं चली तो। इसका मतलब यह है कि आप जो हार्नेस कर रहे हो एनर्जी, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो जो एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन है उसकी बहुत कमी है, ये दूसरा चैलेंज है। Without effective energy storage solutions, renewable energy sources like solar and wind power can only be used when the sun is shining or the wind is blowing. अभी जो मैं बोल रहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस नहीं होते, तो आप रिन्यूएबल एनर्जी को तभी यूज कर पाओगे जब या तो सूरज उगे या तो हवा चले। आज हार्नेस किया एनर्जी आज ही यूज करो, which greatly limits their overall usefulness, और उसकी वजह से ये ज्यादा यूजफुल नहीं लगेगा। Overall, renewable energy has the potential to play a critical role in addressing the world's energy needs and reducing dependence on fossil fuels. तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल प्ले करता है अगर दुनिया का जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, उसको अगर कम करना है। While challenges remain, जबकि challenges हैं अभी भी, with continued research and development, renewable energy is likely to become increasingly viable and important in the coming years. लिखा हुआ है जबकि challenges अभी भी हैं, लेकिन लगातार इस पे रिसर्च हो रहा है, लगातार इस पे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके वजह से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या होगा कि धीरे धीरे करके वाइबल सोल्यूशन लगने लगेगा आपको। यहाँ पे भी देखो वाइबल टर्म का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी था ना पहले वाइबल, यहाँ पे भी था। ठीक है, 2 जगह पे वाइबल शब्द का इस्तेमाल किया गया, एंड इंपॉर्टेंट इन द कमिंग ईयर्स। ये हमारा पूरा पैसेज था। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए अगर कि इसका टाइटल बताओ। प्रीवियस वीडियो में बोला था, फिर से बोल रहा हूं, मुझे अगर आप कभी भी सॉल्व करने बोलोगे कि टाइटल कौन सा है, टोन कौन सा है, स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, क्या इंसर्शन है इससे, ये इसमें से आप कुछ भी पूछोगे, क्या इन्फरेंस है इसका, मैं सब में बोलूंगा एक ही मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। हमेशा ऑप्शन पे जाइए, कौन सा नहीं होगा वो चुन के निकालो।
ठीक है, जो होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इरिलेवेंट बातों को निकालेंगे, हम ऐसे किसी बात को निकालेंगे जिसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया या जो एग्जेजरेटेड तरीके से लिखा गया है, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। सबसे अप्रोप्रिएट अगर आपको टाइटल ढूंढना हुआ तो वो क्या है, पहला द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र कहीं नहीं किया गया था, नेचुरल एनर्जी का जिक्र किया गया था, ये तो नहीं हो सकता, इरिलेवेंट है। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनर्जी प्रोडक्शन, लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है एनर्जी के प्रोडक्शन में, ये भी नहीं है, कहीं टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई थी, हमने इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स की बात की थी। ठीक है, इसका मतलब यहां पे कहीं पे भी हम लोग ये बात नहीं कर रहे थे कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से हमारे जो प्रभाव पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, वो क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हमने यहाँ पे, क्या ये पूरा पैसेज ग्रीन हाउस गैस के बारे में था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में था, नहीं, वो सब के बारे में नहीं था। हाँ, एक पैराग्राफ में ये जरूर लिखा गया था कि ये हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, कि इससे क्लाइमेट चेंज होता है, पर पूरा पैसेज इसके बारे में नहीं था, तो हम इसको टाइटल नहीं बना सकते। अगला, द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये आंसर हो सकता है कि इसमें क्या बताया गया था कि क्या फायदा है रिन्यूएबल एनर्जी का, फिर क्या बताया गया था कि क्या चैलेंजेस है। देख लो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, इस पैराग्राफ में हमने उसके फायदे देखे थे, एडवांटेजेस देखे थे, इस पैराग्राफ में हमने उसके चैलेंजेस देखे हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है कि एडवांटेजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, वही बताया गया है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो। अगला पूछा गया है कि एंटोनिम बताइए वायबल का। आप चाहो तो इसको पैसेज में से पिक करके बनाओ, आप चाहो तो डायरेक्टली बनाओ। अगर मैं बैंक के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं बोलता कि पैसेज से देख लो, क्योंकि बैंक में बहुत ट्रिकी सवाल पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम का, जहां पे जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं लेके पैसेज में क्या मीनिंग है उसको समझना पड़ता है। एसएससी अभी तक उस जगह तक पहुंची नहीं है, ये आप डायरेक्टली भी बना सकते हो ऑप्शन की मदद से। हालांकि आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं ये पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है, while challenges remain with continued research and development, renewable energy is likely to become increasingly viable। मतलब जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है वैसे वैसे रिन्यूएबल एनर्जी वाइबल लग रहा है और इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा, रिसर्च हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली हम किसी पॉजिटिव तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर रिन्यूएबल एनर्जी वाइबल लग रहा है, इसका मतलब इसका जो भी मीनिंग है, जिन बच्चों को मीनिंग भी नहीं पता, इसका जो भी मीनिंग है ये पॉजिटिव वर्ड है। क्या आप ये समझ पाए हैं कि इसका जो भी मीनिंग है ये पॉजिटिव वर्ड है। आपसे पूछा गया इसका एंटोनिम क्या होगा, तो वो हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि आपसे उल्टा पूछा गया। तो वाइबल का अगर हमसे उल्टा पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि कोई नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। पहले में है इररिजॉल्वेबल, दूसरा है इंडिग्नेंट, तीसरा है इनएक्यूरेट, चौथा है इम्प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि चारों ऑप्शन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव करके तो ये नहीं कटेगा। अब मीनिंग भी समझ लेते हैं। वाइबल का मतलब क्या होता है, वाइबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल हो ना, उसको वाइबल बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि यार मैं ना रात के 3 बजे क्लास स्टार्ट करूंगा और सुबह के 6 बजे तक पढ़ाऊंगा। अब 1-2 दिन तो मैं जाग गया, पर एक ह्यूमन बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि मैं ये रोज नहीं कर सकता। तो क्या ये ऑप्शन वाइबल है? नहीं साहब, वाइबल नहीं है। इसका मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो कोई ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल हो उसको वाइबल कहा जाता है। इसी का सिनोनिम जैसे बार बार पूछती है, नोट कर लेना, उसको प्रैग्मेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो क्या ये चीज प्रैग्मेटिक है? नहीं साहब, प्रैग्मेटिक नहीं है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, उसको वाइबल कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर कर सकते हैं तो वाइबल कहा जाता है। हमसे पूछा गया है कि ऐसा कुछ जो इसका एंटोनिम हो, विच मीन्स प्रैक्टिकल का उल्टा क्या होना चाहिए? इम्प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक का उल्टा क्या होना चाहिए? अनप्रैग्मेटिक। ठीक है, ऑप्शन देख लो, इरिजॉल्वेबल, इंडिग्नेंट, इनएक्यूरेट, इम्प्रैक्टिकेबल। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है, बट और 3 वर्ड्स हैं तो मैं उसको भी एक्सप्लेन किए देता हूं। इरिजॉल्वेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको सुधारा ना जा सके, रिजॉल्व ना किया जा सके, कोई ऐसा मुद्दा जिसको सुलझाया ना जा सके। अगला वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है नाराज हो जाना, टू शो एंगर। ठीक है, गुस्सा दिखाना किसी को, उसको इंडिग्नेंट कहा जाता है। इनएक्यूरेट, कोई ऐसी चीज जो गलत है, समथिंग दैट इज रॉन्ग, समथिंग दैट इज नॉट एक्यूरेट इज कॉल्ड इनएक्यूरेट। हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर 4, इम्प्रैक्टिकेबल। आगे बढ़ेंगे। आगे पूछा गया आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। अब आपसे पूछा गया कि पैसेज का टोन बताइए। ठीक है, फिर से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। लिखा है इंफॉर्मेटिव टोन है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, हो सकता है। सरकास्टिक टोन है। सरकास्टिक का मतलब होता है किसी के ऊपर व्यंग करना। सटायरिकल भी ऑन द सेम लाइंस होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर व्यंग करना, उसको सरकास्टिक कहते हैं, उसको सटायरिकल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सारे ईमानदार हैं, तो ये एक सटायर है, ये एक सरकाजम है।
इसका मतलब मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं मजाक के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे व्यंग्यात्मक चीजों को सरकास्टिक और सटायरिकल कहा जाता है। आमतौर पर इसको पहचानने का तरीका यह है कि जो कहानी आप पढ़ोगे इसमें कहीं ना कहीं कोई ह्यूमर होगा, मतलब कोई मजाक की बात होगी, मजाक के थ्रू जब किसी का मजाक उड़ा, किसी का क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है। तो सरकास्टिक सटायरिकल तो ये नहीं है क्योंकि इसमें ह्यूमर इन्वॉल्व नहीं था। दूसरा, आप समझ पाए पूरा पैसेज पढ़ के कि यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, तो ये दोनों टर्म तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे सब्जेक्टिव। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जब किसी चीज का मतलब आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, उसको सब्जेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। अब इसके अपने फायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी है। आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है तो आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत अच्छी चीज है, कि इंडिया एक सॉफ्ट पावर होल्ड करता है पूरी दुनिया में, कि हमारे पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की। दूसरा देखने का नजरिया यह है कि भैया इतना पॉपुलेशन है कि कोई स्कीम ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाती, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, तो इतना पॉपुलेशन ठीक नहीं है। अब ये तो सब्जेक्टिव है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि ये फैक्ट है कि भैया पॉपुलेशन तो खराब है। नहीं, किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए खराब भी है। इसका मतलब ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या यहाँ पे सब्जेक्टिव कोई बात थी? नहीं, यहाँ सिर्फ फैक्ट्स बताए गए थे। मेरा वर्जन आपका वर्जन अलग थोड़ी हो सकता है कि कोयला लिमिटेड है, मेरा वर्जन आपका वर्जन अलग थोड़ी हो सकता है कि कोयले से पॉल्यूशन हो रहा है। ये तो फैक्ट है कि हो रहा है, तो उसमें मेरा वर्जन आपका वर्जन क्या होगा? तो सब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इंफॉर्मेटिव। होपफुली आपको पैसेज नंबर 1 पूरा समझ में आ गया। बढ़ेंगे हम पैसेज नंबर 2 की तरफ। पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। आपसे पूछा गया है कि पैसेज का स्ट्रक्चर बताइए। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोला गया है आपसे कि इसमें से कौन सा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में गलत बात है, नेगेटिव बात है। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, टोन पूछा गया है आपसे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। देखो बहुत मजेदार सवाल है। एक में लाइट डिपेंडेंट पूछा है, दूसरे में लाइट इंडिपेंडेंट पूछा है, और आपसे पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, नेगेटिव बात है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। अब हमसे पूछा गया है कि टाइटल बताइए इसका, ठीक है। तो 5 सवाल बनते हैं यहां से। पहले में है स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का, दूसरे में है इनमें से कौन सी बात लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में गलत है, फिर आपसे पूछा गया टोन क्या है, फिर पूछा गया इनमें से कौन सी बात लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में गलत है, उसके बाद पूछा गया टाइटल, ठीक है। ये रहा आपका पैसेज, एक बार देख लो, यही वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। ये है उसका दूसरा पेज, ये रहे आपके सवाल। उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया है। मैं आंसर बता रहा हूं। लिखा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है पूरे की पूरी पृथ्वी पे। It is the way that plants, algae and some types of bacteria convert energy from the sun into chemical energy in the form of organic compounds। लिखा हुआ ये वो तरीका है जिससे कुछ प्लांट्स, कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी, सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये तो हमने क्लास 4 में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। These organic compounds, such as sugars, are then used in the organism as a source of energy and as building blocks for growth and reproduction। लिखा हुआ ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि शुगर हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह इसको यूज किया जाता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। देखो पहले सवाल पढ़ने से कितना फायदा होता है। हमने जब पहले क्वेश्चन पढ़ा है तो ये पूरे पैसेज में हमने ये देखा कि यहां से एक भी सवाल नहीं बने थे, एक भी सवाल नहीं बनाना इस पूरे पैसेज से। अगर मैं टोन टाइटल को छोड़ दूं वो तो ओवरऑल की बात है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया। इसका मतलब अगर मुझे इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड नहीं भी समझ में आया तो क्या बहुत बड़ा डैमेज हो गया? नहीं हुआ भाई। पहले सवाल पढ़ने का फायदा यही होता है कि आपको पता होता है एग्जैक्टली कहां से सवाल बना है और कहां से सवाल नहीं बना है। अब वो बच्चे जो सवाल पढ़ते तो हैं पहले पर नोट नहीं करते, होता यह है कि जब पैसेज लंबा होता है या पैसेज डिफिकल्ट होता है, जब तक आप वहां तक पहुंचोगे आप भूल जाओगे कि सवाल क्या था। इसीलिए कीवर्ड नोट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का रिव्यू आता है कि उन्होंने जिस तरीके से मैं पढ़ाता आ रहा हूं पिछले 6 महीने से, उस तरीके से आरसी बनाया और उनके बहुत इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, आप भी ट्राई करो। अगर नए बच्चे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, इस तरीके से ट्राई करो, डेफिनेटली बहुत फायदा हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू मेन स्टेजेस। जो बेसिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसको दो मेन स्टेजेस में बांटा जा सकता है। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ऑल्सो नोन एज द केल्विन साइकिल। तुरंत आपके दिमाग में एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन हुआ और आपके दिमाग में आया कि ये दोनों वर्ड्स तो पढ़े हैं पहले, आपने पढ़ा है जब आप क्वेश्चंस मार्क कर रहे थे, विच मीन्स आपका दिमाग फिर से काम करने लगा कीवर्ड लिखने की वजह से कि यहीं से सवाल पूछा गया। ठीक है, अब यहां तो इंट्रोडक्शन दिया गया, आगे इसके बारे में बात की जाएगी। अच्छा देख लेना सवाल क्या है, सवाल देखना कितना अच्छा सवाल पूछा गया। पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका मतलब 4 ऑप्शन है तो 3 करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा। सेम यहां पे इनमें से कौन सा सही नहीं है, जिसका मतलब है 4 ऑप्शन है, 3 करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा। विच मीन्स जो पैसेज हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 बातें ऐसी लिखी होंगी जो कि सही होगी और 1 बात ऐसी लिखी होगी जो कि गलत होगी। ठीक है, वो 3 बात को ठीक ठाक फाइंड आउट करने के लिए आगे का पैसेज में पूरा ध्यान लगा के आपको देखना पड़ेगा। क्या लिखा है? इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, energy formed from sunlight is absorbed by pigments in the chloroplast of plant cells and is used to convert water into oxygen and high energy electrons। लिखा हुआ है कि एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, यहां से हमारा एक सवाल पूछा गया, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या बोला है? एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अच्छा यहां क्या बोला जा रहा है समझना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट मतलब क्या? सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें सनलाइट से जुड़ी चीजें होंगी। क्या है कि सनलाइट का जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब किया जाता है पिगमेंट्स के द्वारा। कहां एब्जॉर्ब किया जाता है? क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में। एंड इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू ऑक्सीजन, और इसका इस्तेमाल कहां करते हैं कि जो पानी है उसको ऑक्सीजन में बदलने के लिए, एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ साथ हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स में बदलने के लिए। These electrons are then used to power the synthesis of ATP and NADPH, which are energy rich molecules that are used in the light independent reactions। और इन इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है पावर देने के लिए ताकि बन पाए ATP और NADPH, जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी से भरे होते हैं, और उनका इस्तेमाल किया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से हमने क्या सीखा? 3 बातें। सबसे पहले ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स में, ये वाटर को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एटीपी और एनएडीपीएच को बनाने में मदद करते हैं, और वही एटीपी और एनएडीपीएच जो है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में उसके बाद काम आता है। सवाल पे आए, क्या लिखा हुआ था? इनमें से कौन सी बात लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में गलत है? अभी हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ा है। पहला, they power the synthesis of ATP and NADPH। हमने तो पढ़ा है, ये वाला बात तो बिल्कुल ट्रू है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमसे पूछा गया कौन सा बात सही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दे कन्वर्ट वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये लोग वाटर को ऑक्सीजन में बदलते हैं और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में बदलते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल ट्रू है। हमसे फॉल्स पूछा गया है। अगला, दे यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये लोग एनर्जी यूज करते हैं सनलाइट से ग्लूकोज बनाने के लिए। भैया ग्लूकोज का जिक्र नहीं किया गया था, ये तो इररिलेवेंट बात हो गई। यहां पे बोला गया था ये लोग किस में बनाते हैं, ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करते हैं। यहां बोला गया ग्लूकोज में चेंज करते हैं, ग्लूकोज में थोड़ा ना चेंज करते हैं। इसका मतलब ये वाला यूज तो नहीं, ये वाला तो नहीं यूज होगा, व्हिच मींस ये तो फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है। एक और ऑप्शन उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल के वहां से एब्जॉर्ब होते हैं। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब आपको एग्जाम में ट्रू फॉल्स लिखना नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? हमसे पूछा गया था कौन सा गलत है, भैया ये वाला गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है बनाने में। इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, अब देखो यहां से भी एक सवाल पूछा गया था। The energy from ATP and NADPH is used to fix carbon dioxide into organic compounds such as glucose। देखो अभी तक हम कहां तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है उससे ATP और NADPH बनता है, राइट? उससे इलेक्ट्रॉन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन से ATP और NADPH बनता है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में काम आएगा। अब हम आ गए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे, और क्या बोला जा रहा है कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसमें जो ATP और NADPH का जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सके। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? ग्लूकोज बनाया जा सके। याद करना हमारे ऑप्शन में ग्लूकोज था, इसका मतलब वो गलत क्यों था? क्योंकि वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का काम है ग्लूकोज बनाना। This process is known as carbon fixation and is mediated by a series of enzymes called the Calvin cycle। लिखा हुआ है कि ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बिचौलिया का भूमिका निभाता है एक एंजाइम जिसका नाम है कैल्विन साइकिल। These reactions
टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये कहां होता है? ये स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट का। याद करना, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था वो भी क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का जो पार्ट है स्ट्रोमा, वहां पे ये होता है, ठीक है। वो पिगमेंट में हो रहा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पिगमेंट में नहीं हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। एंड द एंड रिजल्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर सुगर्स। और इससे क्या बनता है? इससे ग्लूकोज बनता है और अदर सुगर्स बनते हैं। तो यहां से हमने क्या देखा? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एटीपी और NADPH का इस्तेमाल करती है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से मिला है। सो इसमें इस्तेमाल किया जाता है एटीपी और NADPH का, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज में तोड़ती है। ये कार्बन फिक्सेशन का काम करता है एक बिचौलिए की मदद से, जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं। ये कहां होता है? ये स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। लास्ट में इससे ग्लूकोज बनता है। आ जाओ हमारे सवाल पे। हमसे पूछा गया था, कहां गया वो सवाल भाई? हाँ, हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में करेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब गलत है। आ जाओ सवाल पे। लिखा है दे आर ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, हमने पढ़ा, इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। दे यूज एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। तीसरे में दे यूज एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। नहीं भैया, ऑक्सीजन बनाना तो लाइट डिपेंडेंट का काम था, कि वो वाटर से ऑक्सीजन बना रहा था, याद आ रहा है? इसका मतलब तो यह है कि ये वाला बात बिल्कुल फॉल्स होगा। अगला है दे टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। फिर से बोल रहा हूं, ट्रू फॉल्स एग्जाम में लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ये वाला आंसर गलत था, ये फॉल्स स्टेटमेंट था, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है फोटोसिंथेसिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड। लिखा है फोटोसिंथेसिस जो है ना, ये सिर्फ सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं, मतलब सिर्फ ये पेड़ पौधों के लिए जरूरी नहीं है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी जरूरी है। क्योंकि प्लांट से जो हम लोगों को फूड मिलता है, हम तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब प्लांट्स ही अगर फोटोसिंथेसिस सही से नहीं करेंगे तो फूड कहां से देंगे हमें? इन एडिशन the oxygen produced during photosynthesis is crucial for the survival of animals and other organisms that require oxygen for respiration। और यही नहीं, जो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, हम उसी से तो सांस लेते हैं। Without the process of photosynthesis, the Earth's atmosphere would not contain the high level of oxygen that are necessary for most forms of life to survive। लिखा हुआ है अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें उतना ऑक्सीजन नहीं होगा जितना है, और उसकी वजह से जो हमारा लाइफ फॉर्म है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओवरऑल फोटोसिंथेसिस इज अ वाइटल प्रोसेस दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द अर्थ्स इकोसिस्टम। फोटोसिंथेसिस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एनर्जी और प्रोड्यूस करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है? पहले में है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। क्या इसका तरीका यह है लिखने का कि पहले इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर मेन बॉडी है, फिर कंक्लूजन है? देखो ये आंसर हो भी सकता है, आंसर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही जेनरिक बात है। हर पैसेज में ऑलमोस्ट ये होता है कि इंट्रोडक्शन हुआ, मेन बॉडी हुआ, कंक्लूजन हुआ। हालांकि ये कंक्लूजन वाले पार्ट ने इस क्वेश्चन को आंसर, मतलब इसके आंसर को स्ट्रॉन्ग बना दिया, क्योंकि यहां पे टर्म का यूज किया गया था ओवरऑल। अब देखो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको लगाना पड़ेगा। ओवरऑल जहां पे भी होता है इसका मतलब आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हो, कि मतलब आपने सारी बातें बता दी, फिर आप बोल रहे हो मोटा मोटा हम ये कह सकते, विच मीन्स अब आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आंसर लग रहा है, पर हम अगेन ऑप्शन इलिमिनेट करेंगे, देखेंगे अगर बाकी सारा ऑप्शन बिल्कुल इरिलेवेंट होगा, बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, तब डेफिनेटली ये आंसर होगा। इसके अभी मैं 50-50 चांसेस मानूंगा। अगला कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। क्या यहां पे बताया गया कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है और हो जाने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, यहां पे तो बताया गया था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में, कि उसको दो पार्ट्स में हम रख सकते हैं। अगला है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। देखो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये प्रोसेस बेहतर कैसे है। क्या यहां पे हमने फोटोसिंथेसिस को किसी और प्लांट के द्वारा या एनिमल के द्वारा किए गए प्रोसेस से कंपेयर किया है, या क्या हमने ओवरऑल ये बोला है कि ये ज्यादा अच्छा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं किया। अब बच्चों के दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर यहां पे लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट वाला बात तो बताया गया था। तो देखो मेरा दो लॉजिक है इसके पीछे। पहला ये कि वो इस प्रोसेस के दो पार्ट्स थे,
इसका मतलब अगर ऑप्शन में कहीं पे सीक्वेंशियल दिया होता तो हम डेफिनेटली उसको आंसर करते, क्योंकि एक सीक्वेंस में बात हुई थी कि पहले लाइट डिपेंडेंट होगा, वहां का जो प्रोडक्ट होगा वो लाइट इंडिपेंडेंट में जाएगा। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है ये बताया गया था, उसमें कहीं पे कंपैरिजन नहीं किया गया था कि ये जरूरी कि ये जरूरी। फोटोसिंथेसिस के वो दोनों स्टेप्स है तो दोनों जरूरी है, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वहां आप नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अगला है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। यहां पे तो किसी प्रॉब्लम की बात ही नहीं की गई थी, ये तो इंफॉर्मेटिव पैसेज है, इसमें तो पूरे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन की तो बात नहीं करेंगे। क्या यहां ये बोला गया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे कम हो पा रहा है, क्या सोल्यूशन है, ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, पेड़ काटना बंद करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं की गई। अब चूंकि 3 आंसर नहीं है तो जैसा मैंने बोला था कि फिर हमें चौथे को आंसर करना पड़ेगा। 7 हम बना चुके हैं, 8 पे आएंगे। लिखा है कि आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। आपसे पूछा जा रहा है पैसेज का टोन बताइए। पहला, इनफॉर्मल एंड पर्सनल। बोला गया कि इसका टोन जो है वो इनफॉर्मल है और पर्सनल है। देखो, फॉर्मल का मतलब होता है जहां पे आप किसी चीज के लैंग्वेज को इस तरीके से रखते हैं कि वो ऑफिशियल लगे। इनफॉर्मल का मतलब होता है जहां पे आप बहुत कैजुअली बात कर रहे हो। तो सबसे पहले ये इनफॉर्मल पैसेज नहीं है, क्योंकि यहां पे फर्स्ट पर्सन में कोई बात नहीं की गई, कोई कैजुअल टॉक नहीं हुआ, यहां बेसिकली फैक्ट्स बताए जा रहे थे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। इसका मतलब इनफॉर्मल तो नहीं है। और दूसरा, ये पर्सनल कैसे हुआ? यहां कोई इंसान अपने बारे में बात कर रहा था क्या? नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस के बारे में बात हो रही थी। अगला है इंफॉर्मेटिव एंड न्यूट्रल। अब अगेन, जब मैं नॉर्मली जब मैं कोई पैसेज पढ़ाता हूं तो मैं उसके एंड में बोलता हूं कि ये वाला पैसेज पॉजिटिव था, ये वाला पैसेज नेगेटिव था, इसका टोन पॉजिटिव था, इसका टोन नेगेटिव था। इसमें मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि न्यूट्रल टोन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यहां तो एक प्रोसेस को डिफाइन किया जा रहा है, तो न्यूट्रल तो है और इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, तो ये आंसर हो सकता है, बट हम बाकी ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। अगला लिखा हुआ है इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? इंक्विजिटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्यूरियस है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, ठीक है, उसको क्यूरियस कहते हैं कि वन इज ऑलवेज एगर टू लर्न। ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत सवाल करते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे कहां होगा, वो कहां से आएगा, इसको बोलते हैं इंक्विजिटिव, इसको बोला जाता है क्यूरियस, ठीक है। क्या ये पैसेज इंक्विजिटिव था और सब्जेक्टिव था? सब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया। अब क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा? नहीं, ये फैक्ट है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगला, असर्टिव एंड पैसिव। देखो, असर्टिव का मतलब होता है, मतलब आप जब टोन की बात करते हो, असर्टिव टोन का मतलब होता है कि जो मैं कह रहा हूं आपको मानना पड़ेगा, मैं उसके पीछे 10 लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है। पैसिव का मतलब होता है, ये एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव टोन का है। पैसिव का मतलब होता है जहां पे आप क्लियरली कुछ डिफाइन नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हो, वो पैसिव टोन का पैसेज होता है। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं, तो फैक्ट्स पूरा पूरा फैक्ट्स था। इसका मतलब क्या है? आंसर कौन सा होगा? इंफॉर्मेटिव एंड न्यूट्रल। बहुत अच्छा पैसेज है ये वाला, बहुत अच्छे सवाल इस पे पूछे गए। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल अगर हमें मार्क करना हुआ तो हम किसे करेंगे? पहले में लिखा हुआ है द कैल्विन साइकिल एंड कार्बन फिक्सेशन। किसको करेंगे? कैल्विन साइकिल और कार्बन फिक्सेशन को? नहीं, ये तो एक प्रोसेस का नाम था, इसको हम टाइटल थोड़ी बोल सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी एंड बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी एंड बैक्टीरिया, हम पूरे पैसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं और लास्ट में हम टाइटल लगा देंगे एल्गी एंड बैक्टीरिया? नहीं, इररिलेवेंट है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द अर्थ इकोसिस्टम। अर्थ के इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट है? याद करना, हमारा जो पैसेज का कंक्लूसिव वाला पैराग्राफ था उसमें यही बात की गई थी कि इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये बहुत जरूरी है। 3 बार 4 बार ये बोला गया कि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। इसका मतलब टाइटल तो हो सकता है। चौथा, द रोल ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। देखो, पिगमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाइट डिपेंडेंट में करते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट में तो पिगमेंट्स का रोल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्या हम इसको टाइटल बना सकते हैं? नहीं, अगर एक लाइन में एक पैराग्राफ में आया है तो उसको टाइटल थोड़ी ना बोल सकते हैं। टाइटल मतलब होता है ओवरऑल आइडिया क्या है, तो ओवरऑल आइडिया तो भैया 3 नंबर है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द अर्थ इकोसिस्टम। उम्मीद करता हूं ये पैसेज भी आपको समझ में आया। उम्मीद ये भी करता हूं साथ साथ में कि ये पैसेज आपको बनाने में इजी लगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। हालांकि फर्स्ट भी इजी था, पर जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपको चीजें और आसान लगती जाएंगी। बढ़ेंगे पैसेज नंबर 3 की तरफ। ये रहा पैसेज नंबर 3 और ये पैसेज काफी लंबा है, आप देख पा रहे हो 2 स्लाइड हो गया, 2.5 स्लाइड का पैसेज है, ठीक है। तो मैंने जानबूझकर काफी लंबा पैसेज रखा है ये वाला, ताकि आपको मैं ये भी प्रैक्टिस करा दूं कि अगर बहुत लंबा पैसेज हुआ है तो कैसे बनेगा। और मैं बता रहा हूं कि ये मैं घर से लेकर नहीं आया भैया, ये जो है ये ऑलरेडी स्टेनोग्राफर 2024 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है।
आज पहले सवाल करते हैं। लिखा है व्हाई कांट वी एड्रेस सोशल इविल्स लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। लिखा हुआ है कि हमारे जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे कि पॉवर्टी है या इलिटरेसी है, हम इसको क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे, इसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे। तो इसमें कीवर्ड क्या है भैया, कीवर्ड है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ये इसका कीवर्ड है। सेकंड में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड यहां पे दिया गया है, वर्ड क्या है, अनस्क्रिपुलस। आपसे पूछा गया है कि इसका आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए, जिसका मतलब आपसे पूछा गया है इसका सिनोनिम बताइए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नेगेटिवली इंपीडिंग आवर ग्रोथ। देखो इंपीड का मतलब होता है किसी चीज को स्लो डाउन कर देना, ठीक है, किसी चीज के ग्रोथ को रोक देना। तो लिखा हुआ है इंपीडिंग ग्रोथ, इंपीड आवर ग्रोथ इसका कीवर्ड है। अगला, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द पैसेज। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको पैसेज को एक लाइन में डिफाइन करना हुआ तो आप कैसे करेंगे, समरी क्या है इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका टोन क्या है। तो 5 सवाल हमसे इसमें भी पूछे गए। पहला है कि हम लोग पॉवर्टी और इलिटरेसी जैसे इविल्स को क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे। दूसरा है कि अनस्क्रिपुलस का सिनोनिम क्या होगा। तीसरा है कि इनमें से कौन सा जो है वो नेगेटिवली इंपीड कर रहा है हमारे ग्रोथ को, ठीक है, मतलब नेगेटिव तरीके से हमने बढ़ने से रोक रहा है हमारे ग्रोथ को। अगला है समरी क्या है और फिर है टोन क्या है, ठीक है। ये रहा आपका पैसेज, दिखा दे रहा हूं मैं ताकि आप ट्राई कर लो। ये है दूसरा पेज, पॉज करके पढ़ लेना। ये है तीसरा पेज, पॉज करके पढ़ लेना, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये है बचे हुए सवाल, राइट। चलो मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया। मैं 10 सेकंड रुक जाओ, पानी पी लूं जरा। चलो देखते। लिखा है एवरीथिंग माफ कीजिएगा, एवरीथिंग दैट डिपार्ट्स फ्रॉम राइटियसनेस कुड बी कंसीडर्ड करप्ट टेकन इन अ ब्रॉड सेंस। लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी जो राइटियसनेस से लगे। राइटियसनेस का मतलब होता है समथिंग दैट इज मोरल, कोई ऐसी चीज जो कि नैतिकता से भरी हुई हो या कोई ऐसी चीज जिसको समाज सही मानता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी चीज जो नैतिकता से दूर है उसे आप करप्ट कह सकते हैं एक ब्रॉड सेंस में। However, we all possess traits like fear, egotism, greed, sloth and wrath. लेकिन हम सब में क्वालिटीज हैं। ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज। हम सब में क्वालिटीज हैं जैसे कि डर है, ईगोटिज्म है, ठीक है, घमंड है, ग्रीड है, लालच है, स्लोथ है, हम सब आलसी हैं, रैथ है, गुस्सा है। We tend to travel in the wrong direction when the proportion of negative qualities is noticeably higher than the positive ones like honesty, purity and serenity. हम सबके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज हैं, लेकिन हम लोग तब बुरे इंसान बन जाते हैं जब हमारा झुकाव हमारे अंदर के नेगेटिव क्वालिटीज की तरफ ज्यादा होता है। मतलब हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज भी हैं। अगर नेगेटिव क्वालिटीज डोमिनेट करने लगते हैं तो हम खराब इंसान बन जाते हैं, ठीक है। द कोर cause of corruption is the innate tendency to be affected by external factors। लिखा हुआ है कि अगर आप करप्शन के सबसे कोर रीजन को ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है कि हमारे अंदर ये इनेट टेंडेंसी, इनेट मतलब अंतर्निहित, जो ऑलरेडी आपके अंदर है। सो इनेट टेंडेंसी जो है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो जाते हैं। करप्शन का बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके ही मतलब साथ काम करने वाले किसी ने करप्शन करके एक बड़ी सी गाड़ी ले ली, अब आपके अंदर भी चूल मच रही है कि आपको गाड़ी लेनी है। तो ये जो टेंडेंसी है ना कि हम एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट हो जाते हैं, करप्शन का यही कारण है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम इट हैज एग्जिस्टेड। और ऐसा नहीं कि ये नया नया है, हमेशा से ऐसा है, इंसानियत जब से है तब से ऐसा है। However, sincerity and integrity are crucial in many aspects of life, including interpersonal relationships, the workplace, commerce, government, and the legal system. लेकिन sincerity और इंटेग्रिटी मतलब आप किसी काम को लेके सिंसियर हो, आप किसी काम को लेके ऑनेस्ट हो और आपके अंदर उस काम को करने के लिए ईमानदारी है, इंटेग्रिटी है, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है हर किस्म के जिंदगी के हिस्से में। द अब्यूज ऑफ ऑथोरिटी फॉर पर्सनल गेन इज करप्शन। और करप्शन का डेफिनेशन क्या है कि जब आप अपने ताकत का गलत फायदा उठाते हो, करप्शन करते हो, मतलब ताकत का गलत फायदा उठाना भी एक किस्म का करप्शन है। We believe that the cost of food, access to clean drinking water, and economic possibilities and housing amenities are fundamental needs for every citizen. हम ऐसा मान के चलते हैं कि भोजन का जो दाम है या जो महंगाई है या साफ पानी या इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज या जो फंडामेंटल चीजें हैं हमारे घरों के लिए, वो सब किसी भी सिटीजन के लिए जरूरी है। However, लेकिन the government spends a lot of money on infrastructure initiatives like constructing flyovers, modernizing airports and fostering economic growth.
लिखा हुआ है लेकिन इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की जगह पे गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्च कर रही है, गवर्नमेंट नए नए एयरपोर्ट्स बना रही है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देख रही है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट द केस? ऐसा कभी आपने सोचा है क्या कि गवर्नमेंट जो बेसिक चीजें हैं उसको ना ठीक करके क्यों नए नए एयरपोर्ट बना रही है? व्हाई कांट वी एड्रेस सोशल इवल्स लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी? कुछ चमका, उधर कीवर्ड लिखा था पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। अब जस्ट इमेजिन करो कि 2.5 पन्ने के पैसेज में अगर तुमने पहले नहीं मार्क किया कि आप क्वेश्चन कहां से पूछा गया, कीवर्ड नहीं लिखा, क्या ये 100% सर्टेन नहीं है कि आप पैसेज पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे कहां से क्वेश्चन पूछा गया था? और जब आप सवाल पे जाएंगे आप ये भी भूल जाएंगे कि ये वर्ड कहां पढ़ा था और आपको फिर से पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसीलिए सबसे जरूरी होता है कीवर्ड लिखना। लिखा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि पॉवर्टी और इलिटरेसी जैसे सोशल इवल्स को क्यों नहीं एड्रेस किया गया? यहां से हमारा सवाल पूछा गया है, अब हमें जवाब मिलने वाला है। इट्स बिकॉज वी हैव ग्रोन एक्स्टम्ड टू लिविंग विद करप्शन एज द स्टैंडर्ड। ऐसा इसीलिए कि हमें आदत हो चुकी है कि हम करप्शन के साथ जिए। अगर साधारण भाषा में बोलूं तो हम ढीठ हो चुके हैं करप्शन को लेके, और हमने मान लिया, हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये तो होगा ही होगा, कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऊपर से पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, हमसे सवाल इसी से रिलेटेड पूछा गया था। क्या बोला गया था? व्हाई कांट वी एड्रेस सोशल इवल्स लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी? नंबर 1, बिकॉज वी हैव बीन कंडीशन्ड टू एक्सेप्ट करप्शन एज अ नॉर्म। क्योंकि हमें ऐसे कंडीशन कर दिया गया, हमें से तैयार कर दिया गया है कि हम करप्शन को नॉर्मल माने। ये तो आंसर है, हमने तो यही पढ़ा था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द मैसिव माउंटेन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। नहीं, ये रीजन नहीं बताया गया। अगला, बिकॉज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर एंड डिवाइडेड कम्युनिटी, क्योंकि बिहेवियर जो है हमारा वो बहुत ही खराब है, बहुत ही अनैतिक है, और हमारी कम्युनिटी डिवाइडेड है। इररिलेवेंट है, ये तो आंसर नहीं था। बिकॉज ऑफ हाई इंटेग्रिटी और मॉनेटरी एंड मोरल लेवल, क्योंकि हम सब बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार है तो गरीब और इलिटरेसी को हमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे। द इंटेग्रिटी ऑफ आवर ओन एंड अदर पीपल्स बिहेवियर बॉदर्स अस द लीस्ट। लिखा हुआ है कि हमारी जो इंटेग्रिटी है ना, हमारी जो ईमानदारी है, और दूसरे लोगों का जो बिहेवियर है, ये हमें सबसे कम परेशान करता है। मतलब हम जानते हैं बेईमान है, लेकिन हम उससे परेशान नहीं हो रहे। Therefore, there is a loss of integrity on a monetary, intellectual and moral level। तो इस वजह से हमारी जो ईमानदारी है, हम अपने आप से मतलब जो नजरें मिला रहे हैं ना, ये मॉनेटरी, इंटेलेक्चुअल और मोरल लेवल पे हमें डाउन कर रहा है। Even after years of independence, we still worry about societal bias, safety and economic slowdowns। इतने साल हो गए हमारे आजादी को, फिर भी हम आज भी सामाजिक जो भेदभाव है उसको लेके, सेफ्टी, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स, इनको लेके आज भी चिंतित है। In today's world, bribery is used to obtain government contracts, licenses and patents, avoiding paying taxes and other livings। आज की दुनिया में जो घूस है, जो ब्राइबरी है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए है, लाइसेंसेस लेने के लिए है, पेटेंट्स लेने के लिए है ना? टैक्सेस नहीं पे कर रहे लोग, ब्ला ब्ला ब्ला। Low and mid-level authorities frequently abuse their authority to provide necessary products and services। जो लो और मिड लेवल अथॉरिटीज हैं वो लगातार अपने शक्तियों का, जो पावर उनको दिया गया है, उनका गलत फायदा उठाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट सर्विसेज घूस लेके प्रोवाइड कर सकें। We typically take into account bribes in addition to the agreed upon price। लिखा हुआ है कि हम सब ये मान के चलते हैं कि अगर हमें कोई काम कराना है तो जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है रेट वो तो लगेगा ही, उसके ऊपर से भी कुछ लगेगा, जो अभी मैं बोल रहा था ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात को लेकर। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है? ऐसे बहुत सारी जगह जहां पे करप्शन है, और ऐसा नहीं होता कोई सिस्टम 100% करप्ट होता है, तो मैं किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठा रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हर सिस्टम, अगर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल दिया है, इसका मतलब नहीं कि जहां बनता है वो पैसे लेके बनता है, ऐसा नहीं है। वैसा होता तब तो हमारा देश कब का पाकिस्तान बन गया होता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया होता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम अभी तक पाकिस्तान या अफगानिस्तान के लेवल तक क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि सिस्टम है भाई, अभी भी ईमानदार लोग हैं सिस्टम में जो काम कर रहे हैं। तो हर जगह का एग्जाम्पल नहीं है, कोई अगर है तो ऑफेंड मत हो जाना। However, high level corruption in both the public and corporate sectors leads to the manipulation of laws and regulations which may have a negative impact on the general public। लिखा हुआ है हाई लेवल करप्शन जो है ये पब्लिक और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों जगह पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज बदनाम है तो वही करप्ट है, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो भी बहुत करप्ट है। इसकी वजह से क्या होता है, लॉ को, रेगुलेशंस को मैनिपुलेट किया जाता है, जिसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। The prevalence of widespread corruption in the system puts a country's economy in jeopardy। ये मैंने jeopardy वर्ड प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। jeopardize का मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डालना। तो क्या लिखा हुआ है कि ये इतना कॉमन है करप्शन कि इसके वजह से हमारा जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो खतरे में आ गया है।
नेगेटिव फैक्टर्स इंपीडिंग आवर ग्रोथ इंक्लूड, क्या आपको याद आया हमने वहां पे इंपीड को कीवर्ड लिखा था? बताओ कितनी अच्छी बात है, इतने लंबे पैसेज में भी अगर तुमने कीवर्ड नोट कर लिया है, अपने दिमाग को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि ये मेरे लिए जरूरी है, तुम्हारा दिमाग यहां तक आते आते तुम्हें मैसेज करेगा कि भैया वो वाला मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे। इसका मतलब ये है कि कीवर्ड लिखने से आपके जो परेशानियां वो बहुत कम हो जाएंगी, खास करके पैसेज लंबा हुआ तो। क्या लिखा हुआ? नेगेटिव फैक्टर्स इंपीडिंग आवर ग्रोथ इंक्लूड द मैसिव माउंटेन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनके अंदर मैसिव माउंटेन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। बहुत सारे ऐसे नॉन परफॉर्मिंग चीजें हैं जिनके ऊपर आज भी सरकार खर्च कर रही है। लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम आता है। एंड शेड्यूल एंड कॉस्ट ओवररन्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत खर्च होता है। ये तो बहुत कॉमन चीज है कि सरकार ने 120 करोड़ में कुछ बनाना था, जब बना तो पता चला 500 करोड़ का हुआ, और अगर कोई पुल है तो वो पुल फिर 2 महीने में गिर भी गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। हमसे सवाल पूछा गया था क्या हमारे ग्रोथ को इंपीड कर रहा है। आ जाओ। पहला, द कलेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर कोई एसेट परफॉर्म कर रहा है तो फिर हमारे ग्रोथ को कैसे रोकेगा? वो तो हेल्प करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ड्रेंच्ड इन रेड टेप, ये हो सकता है, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। शेड्यूल एंड कॉस्ट कटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल और कॉस्ट कटिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो कॉस्ट कटिंग नहीं, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगला है अबंडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भर भर के आ रहा है, जबकि हमने यहां पे ही पढ़ा पैसेज में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। राइट, देखो यहां पे लिखा हुआ था लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा ही। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो 3 आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा होगा? चौथा। हालांकि जो लाइन हमने पढ़ा है वहां पे अभी तक ये रेड टेप वाली बात नहीं आई है, हो सकता है आगे आएगी, देख लेते हैं। एडिशनली आवर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आर ड्रेंच्ड इन रेड टेप, मिल गया, यही हमारा आंसर था कि इसके अलावा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ना, उसमें रेड टेप भरा हुआ है एंड रिक्वायर्स ब्राइबरी एट एवरी टर्न। रेड टेप इडियम बहुत बार एसएससी ने पूछा है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, रेड टेप का मतलब होता है जब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए जाए कोई काम करने में। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों कम है? बाहर की कंपनीज क्यों नहीं आना चाहती इंडिया? क्योंकि यहां पे एक तो इतने किस्म के टैक्सेस हैं कि बिल्कुल गला दबा देंगे कंपनीज का। दूसरा, इतने पेपर वर्क हैं, इतने लेवी हैं, कोई कंपनी आया खोलने के लिए, वहां के जो लोकल मेयर है उसने मांगे पैसे, वहां का जो लोकल ठेकेदार है उसने मांगे पैसे, जिस एरिया में फैक्ट्री बनाएंगे उस फैक्ट्री के उस एरिया का जो भी वहां का हेड होगा म्युनिसिपैलिटी का, वो मांगेगा पैसा। इतने ब्राइब्स हैं, इतना पेपर वर्क है कि बाहरी कंपनीज बोलती है भैया हम चले चाइना, जापान, जर्मनी, तुम्हारे पास नहीं आना। ठीक है। To begin with any business activity, a lot of paperwork is required and hundreds of rules must be followed. लिखा हुआ है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए बहुत सारे पेपर वर्क्स लगते हैं इंडिया में, और वो 100 में रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो बात अभी मैं कर रहा था। It makes us unwelcoming and makes it a challenge for foreigners to invest here. ये हमें बहुत ही अनवेलकमिंग बनाता है और बहुत मुश्किल होता है किसी फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया में आके काम करना। प्रोजेक्ट डिलेज एंड कैंसलेशंस आर आल्सो ब्रॉट ऑन बाय रेड टेप। लिखा हुआ है कि इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलेज भी होते हैं और कैंसलेशंस भी होते हैं। द फंडामेंटल कॉज ऑफ सोशल डिस्पैरिटी इज करप्शन। जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो करप्शन है, और इसके साथ साथ जो समाज में जो डिफरेंसेस है उसका भी कारण क्या है? करप्शन है। द पुअर आर पर्टिकुलरली हिट हार्ड। गरीबों पे इसका ज्यादा असर पड़ता है। नॉट एवरीवन हैज द फाइनेंशियल मींस टू पे ब्राइब्स। हर कोई घूस नहीं दे सकता। एडिशनली, although there are more pipeline, dam and refinery developments in our area, not everyone has access to basic necessities like roads, schools and hospitals. जबकि हमारे एरिया में पाइपलाइन भी है, डैम भी है, रिफाइनरी डेवलपमेंट भी है, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास स्कूल्स नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन may suffer from a divided community. अब क्या है कि इसकी वजह से समाज जो बट रहा है, कैसे बट रहा है? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। बचपन का फेमस डायलॉग है, सुना होगा आपने भी। क्रिमिनल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट एंड दे पोज अ थ्रेट टू द लॉ। इसकी वजह से क्या है, जो गरीब है उनको नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, घर चलाना मुश्किल है, बहुत महंगाई है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ जा रहे हैं। द एंटायर पॉपुलेशन नीड्स टू बी मेड अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड दोज हु विश टू फाइट करप्शन शुड कम टुगेदर। पूरे के पूरे पॉपुलेशन को अब एक साथ जागरूक होने की जरूरत है। जो लोग करप्शन से फाइट करें उनको इकट्ठा आने की जरूरत है। We should determine the overall amount of money lost as a result of unethical behavior and inform everyone of it. इन अनएथिकल बिहेवियर्स की वजह से हमारा जो ओवरऑल नुकसान हो रहा है, हमें पूरी के पूरे समाज को इसके बारे में जरूरत बताने की जरूरत है। इट इज इंपेरेटिव दैट वी मॉनिटर द मनी रेज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत जरूरी है कि हम मॉनिटर करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा जा रहा है। पॉलिटिशियंस अर्निंग्स एंड वेल्थ शुड बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। पॉलिटिशियंस कितना कमा रहे हैं
इसमें इसका जो लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। द जन लोकपाल बिल रिवोल्यूशनाइज्ड द वॉर अगेंस्ट करप्शन। जब जन लोकपाल बिल आया था उसने एक जंग छेड़ी थी करप्शन के अगेंस्ट। हाउएवर जस्ट लाइक अर्लियर मेजर्स इट वाज मॉडिफाइड टू सूट अनस्क्रुपुलस इंडिविजुअल्स। तो जैसा पहले हुआ था वैसा जन लोकपाल के साथ भी हुआ कि इसको मॉडिफाई कर दिया गया, ऐसे चेंज कर दिया गया कि जो अनस्क्रुपुलस इंडिविजुअल्स उनको ये सूट करे। याद करना हमसे पूछा गया है अनस्क्रुपुलस वर्ड का सिनोनिम, ठीक है। The general population has grown to so accustomed to the wrongdoings that we now put up with unfair treatment. General population जो है वो अब इतना used to हो गया, इतना accustomed हो गया है इन सारे गलत चीजों से कि अब हम लोग आराम से अनफेयर ट्रीटमेंट को पुट अप विथ कर लेते हैं। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ध्यान रखना ये वर्ड एसएससी बहुत बार पूछती है। ये फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ, जिसका मतलब होता है टू टॉलरेट। हम लोग आराम से टॉलरेट कर लेते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट और करप्ट बिहेवियर। बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म थिंकर्स डिसलाइक कंफ्लिक्ट विद ब्यूरोक्रेसी। जो बिजनेसेस हैं और जो लंबे समय के थिंकर्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो सिस्टम के साथ कभी भी कोई दुश्मनी ले ले। आ जाओ अब हमारे पैसेज पे आते हैं। दो क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अनस्क्रुपुलस। अनस्क्रुपुलस का मतलब क्या है? अनस्क्रुपुलस का यूज देख लो। लिखा हुआ है कि जन लोकपाल बिल आया था जिसको बाद में सुधार दिया गया ताकि वो सूट करे अनस्क्रुपुलस लोगों को। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इमोरल लोगों को। पूरे पैसेज में इसी के बारे में बात की गई थी, अनएथिकल लोगों को। ऐसे लोग जिनमें नैतिकता की कमी है, जो बेईमान है, उनको अनस्क्रुपुलस कहा जाता है। तो ये नेगेटिव वर्ड है। आपसे पूछा गया सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम मतलब सिनोनिम भी तो नेगेटिव होगा। आ जाओ ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है डिसऑनेस्ट, बेईमान हो सकता है। दूसरा वर्ड है ओवर्टली, ठीक है। ओवर्टली का मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑब्वियस। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल ऑब्वियस है उसको ओवर्टली कहा जाता है। क्या ये आंसर होगा? बेईमान का सिनोनिम ऑब्वियस होगा? नहीं। एथिकल, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। एक ऐसा व्यक्ति जो नैतिक हो, ये तो उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। हमसे सिनोनिम पूछा था, ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल्ड, एक ऐसा आदमी जो आदर्शों वाला हो, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। हमसे सिनोनिम पूछा था। तो आंसर एक ही बचता है, डिसऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द पैसेज। आपसे पूछा गया कि सबसे अप्रोप्रिएट समरी कौन सा होगा। 1 नंबर, द इंस्टेंसेस ऑफ सोशल डिस्पैरिटी अमंग इंडिविजुअल्स इन इंडियन सोसाइटी आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ करप्शन एंड अदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज विच आर लीगल। लिखा हुआ है कि जो हमारे समाज में जो सोशल डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में, वो एग्जिस्ट कर रहा है करप्शन की वजह से और दूसरे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से, जो कि लीगल है। देखो यहां तक तो बात ठीक थी कि ऐसे सोशल डिस्पैरिटी का जो कारण है वो करप्शन है, लेकिन क्या ये लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है, इलीगल है। आगे, इट इज ट्रू टू से दैट हाई लेवल करप्शन इन बोथ द पब्लिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। कि ये जो हाई लेवल करप्शन है ना, इसकी वजह से हमारा कानून जो है इकट्ठा हो रहा है, कानून बेहतर हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, एक साथ हो रहा है। नहीं, ये तो गलत है। Politicians' earnings and wealth should be made available to the public through revolutions like Jan Lokpal Bill, which will enhance the transparency. लिखा हुआ है कि जो politicians है ना, उनकी जो आमदनी है उसको पब्लिक में मतलब अवेलेबल कराना चाहिए, ठीक है, जिससे कि रिवॉल्यूशन आएगा जन लोकपाल जैसा, जो कि इनहेंस करेगा ट्रांसपेरेंसी को। ये हो सकता है। अगला, द एंटायर पॉपुलेशन शुड बी मेड अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड ज्वाइन हैंड्स टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ठीक है। अगर हमसे समरी पूछा जाए पूरे पैसेज का, देखो ये एक एग्जाम्पल है, राइट, कि ये कराना है, मतलब ये एक तरीका है जिससे आप करप्शन कम कर सकते हैं। पर क्या ये समरी है पूरे पैसेज का? नहीं, पूरे पैसेज का समरी नहीं। अगर ये पूरा पैसेज का समरी होता तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ यही बात करते कि पॉलिटिशियंस कैसे करप्ट है। ये एक एग्जाम्पल था कि पॉलिटिशियंस करप्ट है, सिर्फ पॉलिटिशियंस थोड़ी करप्ट है। पैसेज में तो ब्यूरोक्रेसी की भी बात की गई है। इसका मतलब ये सही तो है कंटेक्स्ट में, पर समरी नहीं हो सकता। समरी ऑप्शन नंबर 4 होगा कि इंटायर पॉपुलेशन जो है उसको अवेयर कराना, ये क्योंकि ये चीज 3 बार बोली गई थी कि इंटायर पॉपुलेशन को अवेयर कराना है, इंटायर पॉपुलेशन को अवेयर कराना है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या है, चेक कर लेते हैं टोन क्या है। उसके पहले क्या करना है भाई, भूल गया, देखो फिर से देखो पूरा पैसेज पढ़ा देता हूं, पढ़ाने में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूं कि ये बोलना भूल जाता हूं कि सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर पढ़ने में ठीक लग रहा है, यहां तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली पढ़ने में ठीक ही लग रहा होगा। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, एक लाइक कर देना है, ताकि यूट्यूब देवताओं को पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वो और लोगों तक इसको फैलाए। फैलाने का काम सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, आपका भी है, तो शेयर करना। साथ ही साथ में बताना 15 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट किए आपने, पैसेज 1 में कितना करेक्ट हुआ, पैसेज 2 में कितना करेक्ट हुआ, पैसेज 3 में कितना करेक्ट हुआ। साथ ही साथ में पढ़ने में मजा आया, नहीं आया, कैसा लगा, ये जरूर बताना करप्शन में।
करप्शन में, कमेंट में, ठीक है, जरूर बताना कमेंट में, मुझे इंतजार रहेगा। 15 आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। पहला फ्रेंडली, फ्रेंडली टोन था क्या? नहीं। क्यूरियस, देखो अभी हमने पढ़ा था इंक्विजिटिव, याद आ रहा है कि जानने की कोशिश की जा रही है, देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अगर ठीक नहीं है तो ये आंसर होगा। ऑप्टिमिस्टिक, हम सकारात्मक बात कर रहे हैं, नहीं पूरा पैसेज का टोन नेगेटिव था तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो सकता। वरीड, सर्टेनली ऑप्शन होगा। वरीड मतलब चिंता की बात है, पूरे पैसेज में नेगेटिव चीजें यूज की गई हैं तो हम वरीड हैं भाई उसको लेके, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलो, उम्मीद करता हूं ये पैसेज भी आपके लिए फ्रूटफुल रहा, आपको मैं बहुत कुछ सिखा पाया, आपको मैं और बेहतर प्रैक्टिस करा पाया। चीजें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।